एक लीगल रिसर्चर के नज़रिए से देखें तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का हालिया भोजशाला कमाल मौला परिसर का फैसला सिर्फ एक जजमेंट नहीं है बल्कि एक बहुत ही गहरी केस स्टडी है। तो लॉ और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए आज के इस विश्लेषण में हम इस ऐतिहासिक फैसले की कानूनी बारीकियों, ऐतिहासिक साक्ष्यों और अदालत की पूरी रीजनिंग को डीकोड करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा इस कॉम्प्लेक्स लेकिन बेहद दिलचस्प मामले की गहराई में चलते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन का रोड मैप एकदम क्लियर है। हम इस केस के फैक्ट्स, इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड, एएसआई के साइंटिफिक एविडेंस, लीगल मिसालों और हाई कोर्ट के फाइनल ऑर्डर्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले इस पूरे विवाद के कोर को समझते हैं। अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट एग्जैक्टली है क्या? एक ही संरक्षित स्मारक है, लेकिन दावे दो बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष का दावा है कि ये प्राचीन वाग्देवी यानी सरस्वती मंदिर है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत विद्या केंद्र रहा है, और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये एक ऐतिहासिक कमाल मौला मस्जिद है जहां मध्यकाल से नमाज अदा की जाती रही है। तो मूल रूप से ये एक ही जगह के ओरिजिनल कैरेक्टर को लेकर दो अलग धार्मिक पहचानों की कानूनी लड़ाई है। इस पूरी लीगल और हिस्टोरिकल जर्नी को अगर हम एक सिंपल टाइमलाइन में देखें तो कहानी शुरू होती है 11वीं सदी में इसके निर्माण से। फिर 1904 में ब्रिटिश काल के दौरान इसे एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया। कहानी में बड़ा ट्विस्ट 2003 में आया, जब एएसआई ने एक शेयरिंग अरेंजमेंट बनाया। हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई। और अब 2024 का ये हाई कोर्ट का फैसला, जिसने 2003 की इस पूरी व्यवस्था को ही पलट कर रख दिया। लेकिन अदालत फैसले तक कैसे पहुंची, इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। कोर्ट के सामने जो हिस्टोरिकल लिटरेचर पेश किया गया, उसने एस्टैब्लिश किया कि ये जगह मूल रूप से 11वीं शताब्दी के परमार वंश के राजा भोज से जुड़ी है। उन्होंने धार को एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हब बना दिया था। ये एक प्रमुख संस्कृत विश्वविद्यालय था, और सबसे अहम बात, ऐतिहासिक रूप से ये देवी सरस्वती, जिन्हें वाग्देवी भी कहा जाता है, को समर्पित था। स्थानीय हिंदू समुदाय के लिए इस वाग्देवी की मूर्ति का सिंबॉलिक और इमोशनल महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सीधे उनकी आस्था और विद्या के इतिहास से जुड़ा है। अब अगर हम आज वहां की वास्तुकला या आर्किटेक्चर को देखें तो ये एक मिक्सचर लगता है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि दिल्ली सल्तनत के दौरान इस पहले से मौजूद बड़े मंदिर के स्ट्रक्चर में इस्लामी मेहराब और प्रार्थना स्थलों को शामिल करने के लिए मॉडिफिकेशंस किए गए थे। और मजे की बात यह है कि इन बदलावों के लिए पुराने मंदिर के ही हिस्सों का दोबारा इस्तेमाल किया गया था। यहीं पर कोर्ट ने मामले को सुलझाने के लिए साइंस का सहारा लिया। इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था एएसआई द्वारा किया गया 98 दिनों का बेहद सख्त साइंटिफिक सर्वे। कोर्ट को ऑब्जेक्टिव सच जानना था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया, जिससे पता चला कि चीजें परमार काल की हैं। और पूरा लिपि शास्त्र यानी पेलियोग्राफी के जरिए खंभों और बड़े पत्थरों पर उकेरे गए संस्कृत शिलालेखों की स्टडी की गई। इसमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग टेक्निक का यूज हुआ, XRF स्पॉट एनालिसिस। एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि फोरेंसिक आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, मतलब बिना कुछ तोड़े फोड़े पत्थर के अंदर के एलिमेंट्स का पता लगाना। इसी तकनीक ने कोर्ट को साइंटिफिकली ये कंफर्म करने में मदद की कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर है वो असल में पुराने मंदिरों के हिस्सों को ही असेंबल करके बनाया गया था। और आपको पता है इस एएसआई रिपोर्ट में कितने अवशेष मिले? पूरे 1710। जी हां, इनमें 39 खंडित मूर्तियां और सनातन धर्म से जुड़े कई धार्मिक प्रतीक शामिल थे। इस भारी भरकम फिजिकल एविडेंस ने अदालत के फैसले की पूरी नींव रख दी। अब यहां एक और दिलचस्प लीगल ट्विस्ट आया। सर्वे में एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी मिली, तो सवाल उठा कि इसका क्या मतलब है? कोर्ट ने बहुत ही स्मार्टली हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट का रेफरेंस दिया। उन्होंने समझाया कि भारत में जैन और हिंदू परंपराएं ऐतिहासिक रूप से एक साथ कोएग्जिस्ट करती आई हैं, तो वहां जैन मूर्ति का मिलना बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, और ये उस जगह के मूल हिंदू चरित्र को कहीं से भी कम नहीं करता। अब आते हैं इस केस के सबसे क्रिटिकल लीगल आर्ग्यूमेंट्स में। मुस्लिम पक्ष ने दावत किया कि ये जगह शुरू से ही मस्जिद थी, और इसके लिए उन्होंने 1935 में धार रियासत द्वारा जारी किया गया एक शाही ऐलान पेश किया। लेकिन कोर्ट ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये साइट 1904 के एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट के तहत पहले ही प्रोटेक्टेड हो चुकी थी।
मतलब 1935 में उस शासक के पास ऐसा कोई आदेश देने की कानूनी अथॉरिटी ही नहीं थी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इस प्रॉपर्टी को कभी भी आधिकारिक तौर पर वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्टर ही नहीं किया गया था। कई लीगल एक्सपर्ट्स इस जजमेंट को अयोध्या 2.0 कह रहे हैं और ये कंपैरिजन बिल्कुल सटीक बैठता है। हाईकोर्ट ने एग्जैक्टली वही लीगल फ्रेमवर्क यूज किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में किया था। दोनों ही मामलों में साइट का असली कैरेक्टर जानने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे पर भारी भरोसा किया गया और दोनों ही केसेस में अदालत ने दूसरे समुदाय की ज़रूरतों को बैलेंस करने के लिए वैकल्पिक ज़मीन देने का प्रावधान रखा। तो फाइनली इन सारे एविडेंस और मिसालों के बेसिस पर कोर्ट ने आदेश क्या दिए? कोर्ट के फाइनल ऑर्डर्स बहुत ही क्लियर और निर्णायक थे। सबसे पहले उन्होंने 2003 के उस एएसआई ऑर्डर को क्वैश कर दिया जो फ्राइडे नमाज और मंगलवार की पूजा की शेयर्ड व्यवस्था चला रहा था। इसके बजाय हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी के आधार पर इसे आधिकारिक तौर पर वाग्देवी का मंदिर घोषित कर दिया गया। और हाँ, एक बहुत अहम निर्देश ये भी था कि केंद्र सरकार को ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी ओरिजिनल सरस्वती मूर्ति को वापस लाने के प्रयास शुरू करने चाहिए। लेकिन न्याय के तराजू को बैलेंस रखने के लिए कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के लिए भी एक रास्ता खोला। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगर मुस्लिम पक्ष अप्लाई करता है तो उन्हें धार में ही एक नई मस्जिद के निर्माण के लिए एक उपयुक्त वैकल्पिक जमीन आवंटित करने पर विचार किया जाए। अब इस फैसले के बाद आगे क्या? ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो धार में अभी किसी भी तरह के तनाव को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी काफ़ी टाइट कर दी गई है। लोकल कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं। लीगल फ्रंट पर यह लगभग तय है कि मुस्लिम संगठन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि ये ज्ञानवापी और मथुरा जैसे चल रहे विवादों के लिए एक बहुत ही सॉलिड लीगल प्रेसिडेंट सेट करता है, जहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे का इस्तेमाल एक प्राइमरी लीगल टूल की तरह किया जा रहा है। जैसे जैसे ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, हम सब लीगल ऑब्जर्वर्स के लिए सोचने वाली बात यह है, क्या ऐतिहासिक मुकदमों में अब साइंस और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ही अल्टीमेट लीगल स्टैंडर्ड बन जाएंगे? क्या भारत में ऐसे सभी मध्यकालीन विवादों को सुलझाने का यही इकलौता लीगल ब्लूप्रिंट होगा? सोचने वाली बात है ना? इस केस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।